हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ फ़ायदा होता है, इंक्रीमेंट होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। हम श्वेताब और अमेया प्रभु की कॉन्वर्सेशन देख रहे थे और लास्ट टॉपिक था कि कैसे इंडिया का जो मेन एक्सपोर्ट है वो कल्चरल है और वो यूएसपी है ऑलमोस्ट इंडिया की। तो उसी डिस्कशन को आगे सुनते हैं। And I actually had the pleasure of meeting one of the guy who Steve Jobs came to India with, and actually Steve Jobs worked on his uncle's farm, and that on his uncle's apple farm. And apparently that's how he got the name Apple. That's what the story told. हार्वर्ड के प्रोफेसर नहीं थे वो एक, आई थिंक, या मैं किसी और के साथ कंफ्यूज कर रहा हूँ। And but my point is that I think ultimately what is very important is controlling the narrative. Abhi aap, for example, say, okay, what is argument? Say, when you think Germany, what do you think? You think efficiency, consistency, conscientiousness. Yes. Quality. You think that okay, German है मतलब मेरे को जो बता रहे वो मिलेगा, जबरदस्त इंजीनियरिंग और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, क्वालिटी का मिलेगा कि मैं आंख बंद करके ये ले सकता हूँ कि ये जर्मन। सो उन्होंने ये जर्मन क्वालिटी में कंट्रोल किया है उनके प्रोडक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स। ट्रू। अभी आप फॉर एग्जांपल आप सोचोगे कि दिस इज आर्ग्यूमेंट्स इन फ्रेंच, व्हाट डू यू थिंक? लग्जरी, यू थिंक आर्ट, एंग्री रूड पीपल। ओके, फ्रेंच लोगों के बारे में क्या सुनते हो आप? इंटेलेक्चुअल्स आता है सबसे पहले दिमाग में, फ्रेंच इंटेलेक्चुअल और आर्ट। फ्रेंच इंटेलेक्चुअल, फ्रेंच आर्ट, ये चीज़ आती है दिमाग में सबसे पहले। क्रॉसोंग in a restaurant। मैं तो एयरपोर्ट से देख रहा हूँ। चीज एक बात है, एयरपोर्ट से जहाँ गए वहाँ रूडनेस शुरू हो गई। सही है। But yeah, restaurants, cafes। But what I meant is like you think French cuisine। मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा ऐसा फ्रेंच लोगों के साथ। मैंने anyway, let's move on. Art, museums। Now we need to bring that same narrative when it comes to India. That India, when you think, you should think yoga, spirituality, culture, quality, efficacy. But unfortunately, what do you think? You think chaos. You think, not need. Spirituality आती है इंडिया का नाम सुन के सबसे पहले दिमाग में। From what I have gathered, and you can present or I think यहाँ पे contribute a very good perspective on this as well. Food आता है। जो मैंने gather किया वो ये है कि people synonymously when they talk about India, they think of majorly I think poverty. And इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल भी ये है कि मुंबई में जो स्लम्स हैं, टूरिज्म के तुम्हें पता है वो होते हैं, there are tourists slum tours, slum tours, and they're more popular than Taj Mahal basically. People love on slum tours. See, I think we need to address this question in two ways. वो यानी कि वो जो मुन्ना भाई MBBS में जो चाइनीज गरीब बंदे को ढूंढ रहा होता है वो उसी टूर पे आया होता है। आई थिंक ये धारावी की बात कर रहे हैं। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, ऐसा कहा जाता है। One is, are the people who live in the slums of Mumbai actually poor? You'll be surprised to know that these people are sitting on some of the best real estate. Most of them have jobs. And these, let's say, Dharavi, which is the biggest slum in Asia, is actually a hub of economic, innovation. It's phenomenal what they're doing there. So, on one hand, छोटी फैक्ट्रियां, स्वेटशॉप बनी हुई है. To live in a slum because of the location वगैरह. But secondly, if you look at poverty and India, we have the most number of poor people in the world. By far, by a large. So I mean, let's not take for a single. I would say, when I think poverty, I actually don't think Mumbai. इसीलिए मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि जब हम अफ्रीका का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में सीधा भुखमरी और गरीबी आती है। पर आपको नहीं पता कि इंडिया, अगर आप इंडिविजुअल कंट्री से मुकाबला करोगे तो उस चीज़ में बाय फार दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग इंडिया में हैं। मतलब जो सेकंड जो कंट्री है ना जिसमें इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा गरीब लोग होंगे, वो बहुत कम होंगे उसमें गरीब लोग इंडिया के मुकाबले। ये हम एक्चुअली चाइना से पिछले लगभग 30 साल में बहुत पीछे रह गए, या ये कह लो कि वो हमसे बहुत तेज़ी से आगे निकल गए। एक स्टेटस का डिफरेंस आ गया। हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ की पॉपुलेशन है, अब तो खैर और सिमिलर हो गया है इनफैक्ट, बट जब हमारा पॉपुलेशन से बहुत छोटा था तो 1947 में फॉर एग्जांपल जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी बड़ी थी चाइना से,
और वो हमसे आगे निकल गए और अब तो क्या 5 गुना बढ़े हैं ऑलमोस्ट, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा. I think the villages and the cities in Bihar, Uttarakhand, Jharkhand, There are a lot of statistics on that. Yeah, I agree. और Yeah. वहाँ पे जो पॉवर्टी है, अभी आप सदर्न अफ्रीका में जाओ, आप ईस्टर्न अफ्रीका में जाओ, आप वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में जाओ, वहाँ पे भी आप ऐसी गरीबी नहीं देखोगे जितनी Exactly. इंडिया में है. We have the largest number of poor people in the world. Yeah. You know, when people always, I always have this, I'm a student of Extreme गरीबी है somewhere हमारे यहाँ यार. world international relations. I mean, I studied international relations and politics. Yeah. People always say, "Oh, China is undemocratic. China this, China that, human rights." I said, listen, I agree with all of those points. Yeah. Look at a fundamental point, right? In the last 30 years, China has got about a billion Exactly, people यही out बात of है. abject poverty. I'm not talking about Shanghai, Beijing, Guangzhou, Tianjin. मैं चाइना के गांव में गया हूँ. वहाँ पे आज भी आप देखोगे, आज का चाइना का जो फार्मर है, चाइना का जो किसान है, he wears decent clothes. He's got access to healthcare. He's got access to education. He's got good food. Now, I think that's a commendable achievement on behalf of the government. Whatever you might have a disagreement with them on their politics. You might have a disagreement with them on a lot of things, but you must commend them on this point. When you go to Indian, नहीं, लेकिन एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी, चाइना का जो सोशल स्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया में जितने भी लोग चाइना के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, उनका ये मानना है एज सुन एज चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि कंट्री में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है. बट जैसे ही बहुत बड़ी संख्या में, चाइना की एक्चुअली ये हिस्ट्री रही है, जो भी लोग चाइना के बारे में थोड़ा भी जानते हैं उनको पता है कि जब भी चाइना में ज़्यादा लोग बेरोज़गार होते हैं तो रिबेलियन होता है तो सरकार पलटती है. चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ये उनके लिए एक नाइटमेयर होगा. तो बाय हुक और बाय क्रुक उनको लोगों को एम्प्लॉयड रखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एनवायरनमेंट भाड़ में जाए, चाहे लोगों के राइट्स भाड़ में जाए, जो मर्जी हो. वो लोग अपने लोगों को एम्प्लॉय रखने के लिए इस लेवल तक जाते हैं कि वो बहुत सारी कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट जो ईस्टर्न यूरोप में, पाकिस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, इन हर जगह पे जो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो लोग अपने लोगों को वहाँ काम करने भेजते हैं और इस तरह से वो अपने लोगों के लिए कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहते हैं. village was the poverty you see, and I mean, I'm not talking about any state in particular, any but the poverty. I know what you're talking about, and यहाँ पे जितने कोई भी सुन भी रहा है, they can imagine when you say that because they've been. Yeah. अब देखिए जो इंडिया में गरीबी और मेरा क्या जो इंडिया का जो आम आदमी और आम औरत है हमारे हिंदुस्तान की, सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है? They don't have access to education. They don't have access to healthcare. They don't. अभी आप जब when your woman, your sister, your mother leaves the house, she has to go to the bloody field to go to the toilet. You don't even know if she's going to come back. Can you imagine that sort of a scenario to live in? So the thing is, unless I think the problem. पर उसमें कल्चरल इशू भी है, वो जस्ट गवर्नमेंट का इशू नहीं है. फॉर एग्जांपल इस गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर एरिया में जो सैनिटेशन का इशू है, इस पे काफ़ी काम किया है. और इस गवर्नमेंट की कुछ एक अच्छी बात है जो मुझे लगती है, उनमें से ये एक बहुत ही लाइक कोर बात है जो मुझे पसंद है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिस पे कोई बात ही नहीं कर रहा था अब से पहले. आई मीन जैसे कि वो हो ही ना. तो इस उसमें गवर्नमेंट ने काम किया. एक मूवी भी आई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, काफ़ी फ़नी बट आयरॉनिक भी मूवी थी. और मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि यार ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और एक्चुअली लोगों के जो सोशल बिहेवियर है या फिर सोशल नॉर्म है, उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है. वरना एक टॉयलेट बनवाना आज के टाइम पे शायद गांव के अंदर के लोगों के लिए भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. Progress of a nation cannot be dictated by the progress of the few, of the progress of the rich. It has to be dictated by the progress of the last person in that. जो गरीब आदमी है, जब तक गरीब आदमी आपके देश का अच्छी जिंदगी नहीं जिएगा, तब तक आप पुअर हो. That's what I see it. And for me, and that's the thing. See, for example, I am an entrepreneur. I keep through my business I employ people. So as ऐसा कहते हैं ना, जो लाइन के लास्ट में खड़ा है उस तक क्या पहुंच रहा है. much as possible, we never try to fire anyone unless it's a question of really, I would say, bad performance where you can't keep that person justified, or there's a question of ethics. Misconduct. Yeah. Throughout COVID, everyone's business suffered. Our business also slowed down, but we kept everybody. Actually, on the contrary, we hired more
Yeah. Because we have to support and protect. And that is how you can actually see. आप जब job create करोगे, आप जब education दोगे, that is your escape out of poverty. So you're right. People when they think India, they think poverty, and they rightly think poverty. You know, because there is poverty in India. Yeah. There are a lot of rich people in India as well. But Yeah. at the end of the day, you know, mathematics में LCM है, lowest common Denominator. Denominator. Yeah. LCD, sorry, lowest common denominator. And that's what it is. It is actually at the end of the day, the lowest common denominator dictates your success or your failure. So Yeah. as a country, we need to focus on poverty. I completely Yeah. agree. गरीबी हटाओ slogan नहीं हो सकता, actual Yeah. execution होना चाहिए. Yeah. Because here's यार गरीबी का ना एक्चुअल में इंडिया में ना बहुत सारे लोगों में और एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में ही सोशलिज्म का एक भूत सा आ रहा है, या फिर क्या ऐसे कह लो सोशलिज्म का एक कीड़ा घुसा हुआ है, जो आज के टाइम पे जो जनरेशन 40-50 साल की है, जो बेसिकली कंट्री का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें एम्बेडेड है, उन लोगों के दिमाग में किसी तरीके का सोशलिज्म घुसा हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स, अंबानी अडानी, उनको एक विलन के तौर पे पेश किया जाता है हर बार. अब इसमें कांग्रेस की पॉलिसी है कि किसकी क्या पॉलिसी है ये नहीं पता, लेकिन उनको टाटा बिरला इन सबको एक नेगेटिव लाइट में, जस्ट बिकॉज उनके पास पैसा है और इंडस्ट्रियलिस्ट है. अमीर होना एक तरीके की बुरी चीज़ समझी जाती है इंडिया में किसी तरीके से, स्पेशली जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट के लोग हैं उनके द्वारा, कि भाई आप अमीर कैसे बन गए. ठीक है, जबकि वो लोग अमीर हैं. किसी भी देश में अमीर लोगों का होना अच्छी बात है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा उस तरह के लोग होंगे उतना ज़्यादा वो लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे लोगों को, और इस तरीके से बाकी लोगों तक पैसा पहुंचेगा और उनको ऊपर आने का मौका मिलेगा. लेकिन पता नहीं हमारे वहाँ सोशलिज्म का जो कीड़ा है वो घुसा हुआ है, और क्योंकि वो एजुकेशन में भी किसी हद तक घुसा हुआ है, एक नेगेटिव लाइट में शो किया जाता है अमीर लोगों को. और इस वजह से जो नई जनरेशन आती है स्टूडेंट्स की, वो भी किसी एक सटल एक सोशलिज्म का एक सटल फीलिंग या एक अंडरस्टैंडिंग सी लेके पैदा होती है अपने माइंड में कि हाँ वो सही है, या फिर अगर कोई अमीर बना होगा तो वो चोरी करके ही अमीर बना होगा. एक पैसा कैसे पैदा किया जाता है, इस चीज़ की अप्रिसिएशन या इस चीज़ की क्या कहना चाहिए, जानने की ललक वो नहीं है लोगों में. या तो लोग बनना चाहते हैं डॉक्टर, सेफ हो जाओ, इंजीनियर सेफ हो जाओ, जॉब चाहिए लोगों को, या फिर गवर्नमेंट जॉब का था अभी थोड़े टाइम पहले तक, अब भी है शायद कुछ एरियाज़ में. लेकिन ये जो लिमिटेड एक क्या कहेंगे उसे, रिंग के अंदर, एक घेरे हुए एरिया के अंदर जहाँ आप सेफ हो, उसी में खेलने का जो नेचर है, और जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर भी रहे हैं उनको भी, जो लोग सफल हुए हैं, जो लोग अमीर हैं, उनको एक नेगेटिव लाइट में हर चीज़ में उनका नाम एक नेगेटिव तरह से दिखाने का जो नेचर है, ये एक माइंडसेट दिखाता है शायद, जो एक कम्युनिज्म का माइंडसेट नहीं था कि अगर कोई भी अमीर हुआ है तो वो किसी एक गरीब को उत्पीड़न करके या अब्यूज़ करके ही अमीर बना होगा, और इसलिए उसका अमीर बनना गलत है, और इसलिए ही डिजर्व टू डाई. बेसिकली जो हुआ, सोशल रिवॉल्यूशंस जो हुए लास्ट सेंचुरी की स्टार्टिंग में ईस्टर्न यूरोप के एरियाज़ में, आई डोंट नो, वो माइंडसेट उतरा नहीं है वो बुखार लोगों के सर से अभी तक शायद. It's a stark difference ना, यही सेम चीज अगर तुम इस आर्गुमेंट को ब्राजील के लिए पुट करो. Have you been to Brazil? I've been once. I went for the World Cup actually. Okay. So ब्राजील के साथ और इंडिया के साथ एक बहुत स्टार्क आर्गुमेंट ये आता है कि which is a very good thing. Similar country. कि ब्राजील में like they have divided तुम्हारा जितना भी उनका प्लेस है into two basically sections. एक है the poor people section जिसे कहते हैं फवेला हो गया, ठीक है. हाँ, साओ पाउलो उनकी बड़ी सिटी है, बहुत फेमस है. एक एरिया है, उनको फावेलास कहते हैं जैसे, और वो उनके कह लो आप स्लम्स हैं बेसिकली, बड़े बड़े लार्ज स्लम, जो कि साओ पाउलो माउंटेनियस एरिया में बनी है, माउंटेन प्लेन स्लोप्स के ऊपर लोगों के घर बने हैं जिस तरह से, और वो बहुत बड़े बड़े फावेलास हैं. बट उन्होंने उसको थोड़ा सा ग्लैमरस लुक दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, और उसको लाइक पॉपुलर कल्चर में भी ग्लैमराइज किया जाता है. फॉर एग्जांपल गानों में, और एक मूवी आई थी फास्ट एंड फ्यूरियस 5, उसका एक इनिशियल पार्ट शूट हुआ है ब्राज़ील के फावेलास के अंदर ही. वहाँ पे आपने उनको घुसा दिया, एंड देन
Crime भी there are बहुत parts of Brazil जहाँ पे आप travel कर रहे हो and you wouldn't even feel like गरीबी है देश में. हम्म They're basically तुम्हारा super modern and super safe and gated and everything and yada. And that's the thing, India में एक चीज़ ये है कि अच्छा, ब्राज़ील के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होता है. 1865 में जब अमेरिकन सिविल वॉर ख़त्म हुई थी तो कॉन्फेडरेट्स हार गए थे. कॉन्फेडरेट्स में बहुत बड़े बड़े रिच लैंडलॉर्ड लोग भी थे जिनके पास बहुत सारा पैसा और ज़मीन थी. जैसे कि अगर आपने जैंगो अनचेंड देखी होगी तो आपने मिस्टर कैंडी को देखा होगा ना. उस तरीके के लैंड ओनर्स बहुत सारे थे, हज़ारों की संख्या में, और बहुत बड़ी संख्या में वो, क्योंकि वो हार गए तो वो ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए और लाइक उनके ऊपर शायद डिफरेंट तरीके के केसेस भी चल सकते थे, लाइक कि आपने कंट्री में रिबेलियन कर दिया, तो वो किसी भी तरीके से अपना पैसा जितना हो सके वो लेके यूएस से भागना चाहते थे. तो एक कंट्री थी जिन्होंने उन लोगों को शरण दी उस टाइम पे. ब्राज़ील में उस वक्त मोनार्की थी, तो ब्राज़ील का जो राजा था उस वक्त, मुझे नाम याद नहीं है बंदे का, उसने उन लोगों को शरण दे दी और वो लोग फिर ब्राज़ील में जाके बस गए. एक बहुत बड़ा नंबर सदर्न लैंड ओनर्स का. और क्योंकि उनके पास पैसा भी था और किसी भी नई कंट्री में जहाँ पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी या फिर डेवलपमेंट का स्कोप है, वहाँ पे अगर आप एक गुड अमाउंट ऑफ पैसा लेके जाओगे तो बहुत सारा पैसा बनाने का आपके हाथ में स्कोप होता है. तो ब्राज़ील में एक बहुत बड़ी उन लोगों की संख्या गई, उन अमेरिकन्स की जो सदर्नर्स थे और सिविल वॉर में हार गए थे और एस्केप कर रहे थे यूएसए को, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ लिए. ब्राज़ील एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट, इंडिया की तरह, इंडिया और चाइना की तरह और यूएस की तरह वन ऑफ द बिगेस्ट क्रॉप्स प्रोड्यूसर है दुनिया में. वन ऑफ द बिगेस्ट फूड प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूस जिसको कहते हैं सब्जियां वगैरह, इन चीज़ का प्रोड्यूसर है, क्योंकि अगेन पाँचवीं छठी सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया में. आई थिंक पाँचवीं सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया में. लैंड बहुत है, लोग ऑलमोस्ट 12-13 करोड़ ही हैं, यानी कि पाकिस्तान से भी आधे लगभग. तो इतनी बड़ी कंट्री, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, बहुत घने अमेज़न के जंगल हैं, वहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज उन्हें मिलते हैं. तो एक्चुअली एक टाइम में उस कंट्री को सुपर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था. तो हालांकि वहाँ गरीबी है, बट वो वहाँ पे मैनेजमेंट की गरीबी है, रिसोर्सेज और जगह की कमी नहीं है वहाँ, जो कि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इंडिया में जगह की बहुत ज़्यादा कमी है. पर अगेन स्कोप यहाँ पे भी है. आप चाहे किसी भी स्ट्रीट में हो, चाहे कितनी पॉश जगह हो, एंड आई से दिस फॉर दिल्ली, आई डोंट नो, मैंने मुंबई में इतना ट्रैवल नहीं किया, बट एटलीस्ट दिल्ली और जितना मैंने देखा इंडिया में, मैंने देखा कि स्ट्रीट के कॉर्नर में बस आपको देखना है, यू विल सी पीपल, प्रेस वाले की दुकान, यू विल सी छोटी सी गुमटियां, किसी ने वो कपड़े का तुम्हारा वो टारपीन टाइप वो लगा रखा है, एंड दे आर लिविंग देयर. बच्चे आपको दिख जाएंगे. मतलब साकेत में मैं रहता था हमेशा से, शैक बना रखा है. गुड, साउथ वो एंड very good part of Delhi. साकेत अच्छा है यार, बढ़िया नाइस. जैसे आप देखते नहीं हो कि एक अच्छे रेजिडेंशियल एरिया में भी कॉर्नर पे पार्क के साइड में एक छोटा सा शैक बना होता है, उस पर एक टेबल टाइप का एक मचान सा बना रखा होता है, उस पर प्रेस कर रहे होते हैं कपड़े. और ऑफ कोर्स वो लोग समाज के बिल्कुल पिछड़े हुए, इकोनॉमिकली पिछड़े हुए जो सेक्शन है उससे ही आते हैं. तो या आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, स्पेशली दिल्ली में. बच्चे बैठे में, मम्मी बैठी है, 2-3 बच्चे बोल के, मैं तो देख के वो हो जाता है कि लाइक छोटे-छोटे बच्चे, 1-1 साल के, 2-2 सिर्फ गेटेड कम्युनिटीज़ में आपको ऐसा नहीं मिलेगा. सिर्फ गेटेड कम्युनिटीज़ में आप एस्केप कर सकते हो. coexisting, which is I think in a sense a good thing as well, कि हम कोशिश नहीं कर रहे, या फिर आप कह सकते हैं पॉवर्टी ही इतनी है कि हम कर भी नहीं सकते. Okay. नहीं, पर जो अमीर लोग उन एरियाज़ में रहते हैं उनको भी उन गरीब लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि वो डिफरेंट तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, घर का काम करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, और लाइक सामान लाने ले जाने का लेबर के तौर पे डिफरेंट तरीके की सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं. और उन लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे रिच लोग रहते हैं, वो उनको डिफरेंट तरीके का काम प्रोवाइड कर सकते हैं. वन थिंग जो मैंने ये नोटिस किया ना, बाहर से इतने लोग आते हैं, क्योंकि जब भी मैं, एक होता है कि आप इंडिया में रह रहे हो और आप नोटिस नहीं करते हो, एक होता है जब वाइकेरियसली आप किसी के साथ आते हो एंड देयर इज अ पर्सन जैसे कोई जर्मन आपके साथ बैठा हुआ, एंड फ्रॉम देयर आईज फॉर द फर्स्ट टाइम यू लुक और यू रीलुक एट योर कंट्री. इट्स अ वेरी, आई थिंक, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो आई वुड इमेजिन सबको होना चाहिए. कि एक होता है कि यू जस्ट लिविंग देयर, एंड एक होता है यू ब्रिंग अ पर्सन from abroad who's never seen the country, and from their eyes you also see the country and you realize, oh shit yaar, इज्जत दाव पे लग जाती है. तो जब
when I had those experiences, I noticed things more. क्योंकि I saw from their eyes कि वो चीजें वो एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं चीज बोलता हूँ, हम लोग के में होता है ना कि इंडिया में से गुड़गांव में वो जगह है तुम्हारा, यू नो देयर लाइक क्या है DLF सिटी नाम जो बना रखा है ना, साइबर सिटी इंडियंस लाइक ड्रूल, लाइक दिल्ली वाले एंड गुड़गांव वाले दे ड्रूल ओवर कि हमने क्या मॉडर्न चीज बना दी है, क्या ऑसम चीज बना दी है, जस्ट अ कपल ऑफ बिल्डिंग्स एंड यू नो लाइक फकिंग मॉल टाइप। भाई मैंने कितनी बार इस चैनल पे वो जो गुड़गांव है ना, गुड़गांव की के बारे में बात की हुई है। अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूँ अपनी उसी बात को। आप ऊपर देखोगे तो आपको बिल्डिंग्स दिखेगी, अच्छा ठीक है, एक अच्छा एरिया है, बढ़िया अच्छी बिल्डिंग्स है। जैसे ही आपकी मुंडी नीचे आएगी ना और आपको अपने प्लेन लेवल पे देखोगे, रोडें टूटी हुई हैं, इधर से उधर घुस रही हैं, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, मिट्टी के ढेर वाले की साइड पे अंडे की रेडी लगी हुई है अंडे वाला बर्गर मिल रहा है। और यू नो लाइक कहीं पे किसी ने यू नो लाइक एक शैक बनाई हुई है जिसमें कि गैराज चल रहा है, और साइड में ही इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। उनका जो आउटर कोर्ट है, अगर उससे जैसे ही आप बाहर निकलोगे रोड के ऊपर तो रोड टूटी हुई है। ये है गुड़गांव भाई, एक खिचड़ी है, समझ रहे हो, एक बहुत ही एडवांस और एक बहुत ही साइड में शायद हो सकता है कि किसी पुराने बंदे की ज़मीन हो जहाँ पे थोड़ी सी जगह हो जहाँ पे भैंसे भी बंधी हो, ऐसा भी आपको शायद देखने को मिल जाएगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ उस जगह की जहाँ पे DLF जो साइबर सिटी है उसके बीच में जो एक बोट सी शेप की एक बिल्डिंग है, DLF की ही बिल्डिंग है वो भी, उस चौराहे उस मेन रोड की बात कर रहा हूँ। अब शायद चेंज हो गया हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, लगभग 2013 के स्टार्ट की। और दे डोंट गिव अ शिट मैन, उनके लिए वो कुछ भी नहीं है उनके लिए वो यार। उनके छोटे लेवल के जो Tier 3 के जो शहर होते हैं ना, जैसे शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना, शायद नाम भी नहीं सुनते होंगे मोस्ट लोग। नॉर्थ कैरोलिना एक स्टेट है ही, उसमें एक सिटी है शार्लेट, ठीक है। शार्लेट का सिटी सेंटर उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग्स आपको मिल जाएंगी गुड़गांव से। तो और इस तरीके के 36 सैक्रामेंटो है, सैक्रामेंटो में जाके देखना, कैलिफोर्निया का कैपिटल है, कोई ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता उसके बारे में। लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, ये लोगों को पता होता है। सैक्रामेंटो जाके देखना, सैक्रामेंटो का सिटी सेंटर उससे ज़्यादा अच्छा है। और इस तरीके की बहुत सारी सिटीज़ हैं। ये क्रिंज फील करवाता है यार। Take a person from America, take a person from Canada, they wouldn't give two shits about it. You, in your mind, think this is an achievement and they need to see it and they need to be in the same awe as you are. But the truth is, they've grown around shit like this. So any day they would watch or their eyes would go across the street, वहाँ पे जहाँ पे 3 बच्चे जिन्होंने कभी नहीं देखा, रोड किनारे पे 3 इन्फेंट बैठे हुए हैं. That any day catches their attention 100 times. क्योंकि उनके लिए यूनिक क्या है, उनको तो वो देखना है ना जो उन्होंने पहले नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। अब यार अब जैसे गरीबी हम देखते ही आते हैं बड़े होके, तो हमारे लिए शायद कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए उनके लिए बिल्डिंग्स बड़ी बात नहीं है। उनके लिए वो बात है कि रोड पे गाय जा रही है, ओहो ये कैसे हो सकता है, या फिर लोग इसके अराउंड कैसे नेविगेट करेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ग्लास बिल्डिंग्स के बारे में तो मैं हमेशा कहता हूँ, इंडिया का जो टेम्परेचर है वो ग्लास बिल्डिंग्स के लिए सूटेबल नहीं है। इंडिया में गर्मी होती है, बहुत हॉट सन होता है, ग्लास बिल्डिंग उस चीज़ को और यू नो लाइक एनहेंस कर देती हैं उस गर्मी को। अगर उसके अंदर इस तरीके की एयर वेंटिलेशन के सिस्टम्स वगैरह लगा के बना रखा है और ग्रीनरी का इनफ इंतज़ाम किया हुआ है। आई थिंक मैं शंघाई टावर के बारे में देख रहा था, क्योंकि शंघाई भी थोड़ा लोअर लैटिट्यूड में आता है। तो शंघाई टावर जब उन्होंने बनाया था, मैं उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उन्होंने किस तरीके से अंदर पेड़ पौधे का सिस्टम और एयर वेंटिलेशन का सिस्टम प्रॉपरली डिज़ाइन किया था, जिससे कि नेचुरल एयर से उसको कूल रखा जा सके उस बिल्डिंग को, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम आए। हालांकि शंघाई दिल्ली है, जो दिल्ली से लोअर टूवर्ड्स इक्वेटर की जो सिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा कोल्ड है जनरली, बट हम उसको मान सकते हैं कि इंडिया जैसे टेम्परेचर वाली जगह है। Then a fucking mall or a mall like super, you know, आपने construction of buildings कर दी है, they've fucking grown up around that, उनकी जिंदगी रही है हमेशा से, they've seen 10, you know, like ever since they were kids, but they've never in their entire lives, I would say a German or an American, like seen children, infants, road के side पे 35 to 40 degrees heat चल रही है and they're just sitting there. You know, if you think of it, क्या है कि अपना
आप इनफैक्ट सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट कि जो लेबर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होते हैं उनके इनफैक्ट रेत के ढेर में एक बोरे के ऊपर लेटे हुए होते हैं. we celebrate things which we believe others want to appreciate, but they actually appreciate what we already have. You know, जो हमारी जो culture है, हमारी जो knowledge है, हमारी जो अभी आप कभी I don't know if you've ever been to Ajanta or Ellora caves in Aurangabad. I really want to. आप कभी if you ever go, let me know. I'll arrange. I have good friends in Aurangabad. I'll arrange for you. But वहाँ पे आप जाके देखिए, there are temples we have built from one piece of rock, 2,000, 3,000 years ago. I always wonder कैसे. आई थिंक ये कैलाशा टेम्पल की बात कर रहे हैं, जो एक वन पीस ग्रेनाइट रॉक को इंटरनली कार्व करके एक पूरा का पूरा मंदिर बनाया गया पहाड़ के अंदर. बनाया क्या टेक्नोलॉजी था अपने पास, बट इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग दीस चीजों पे कोई जाता भी नहीं है. इट इज एक्चुअली डिसरिपेयर. जो बजट भी होगा उसका मेंटेनेंस के लिए, वो भी बजट कोई खाता पीता होगा, क्या पता. यू नो, अनफॉर्चुनेटली यू नो हाउ इट इज, यू नो. तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग व्हाट वी हैव, हमारा जो साहित्य है, हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर है. अभी आप फॉर एग्जांपल कभी बंगाल जाएंगे, वहाँ पे बंगाल में इतना रिच कल्चर है, यू नो, इन भाई टर्म्स ऑफ साहब. जो रविंद्र संगीत है, जो दे हैव, यू नो चेन्नई, इन चेन्नई एवरी ईयर, आई फॉरगेट व्हिच मंथ नाउ, they have this 2-week musical festival across the city, wherein every part, every neighborhood, every part of the city will have various musicians coming and playing music. अरे what an amazing thing. मैं कभी बंगाल गया था during दुर्गा पूजा. Each and every bundle, as they call it, is a piece of art. Amazing. You know, but people don't go there. We don't know. हाँ, पंडाल कहते हैं उसको. एक्चुअली जितना मुझे पता है, दुर्गा पूजा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है बंगाल में, और बंगाल जो लोग अर्स्ट वाइल पार्ट्स ऑफ बंगाल, फॉर एग्जांपल बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये ओरिजिनल बंगाल का पार्ट थे. इन जगहों पे भी इंक्लूडिंग बंगाल, क्योंकि बंगाल के कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है ये लोग, ओरिजिनली बंगाल का ही पार्ट थे, तो ऑफ कोर्स तो दुर्गा पूजा उस रीजन में इंडिया के बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. शक्तिपीठ वगैरह हैं वहाँ पे. तो वो लोग एक तरीके का कंपटीशन होता है उनमें. डिफरेंट नेबरहुड्स में पंडाल लगते हैं, और जो देवी की मूर्ति बनाते हैं वो लोग, और प्रॉपर जितने दिन तक वो होता है दुर्गा पूजा, उतने दिन तक वो लोग करते हैं. और एक तरीके का जो लोग हैं वो एक पंडाल से दूसरे पंडाल घूमने जाते हैं, देखते हैं ओ उन्होंने कैसे बनाया, अच्छा इन्होंने ऐसा बनाया, अच्छा दूसरे किसी और जगह पे जाके देखते हैं, अच्छा उन्होंने कैसा बनाया. इस तरीके से एक तरीके का आप कह लो आर्ट गैलरी का वर्जन या उसका एक्सपीरियंस, जिसमें कि एक स्पिरिचुअल थीम भी इंक्लूड है. Celebrate all of everything. दुर्गा पूजा जाना भी think it is something. क्या दुर्गा पूजा जा रहा है? What is this? इनफैक्ट दिल्ली में भी आपको, जहाँ बंगाली और बिहारी कम्युनिटीज़ हैं, वो लोग ये करते हैं. और आप अगर जो आपके अगर कोई दोस्त है जान पहचान के, उनसे पूछो दुर्गा पूजा के टाइम में कि हाँ क्या आप दुर्गा पूजा कर रहे हो, तो आपको बताएंगे कि किसी कम्युनिटी सेंटर में या किसी भी एक जगह उन्होंने रेंट पे लेके, या किसी गवर्नमेंट ग्राउंड लैंड के ऊपर जो पार्क्स वगैरह होते हैं उसमें रेंट पे लेके वो लोग करते हैं. Very true. Whereas I was look at the crazy. I am, you know, as an author, but I love art. You know, every time I go to a pandal, I'm like, wow, what creativity these people have built. और क्या पगार मिलता है लोगों को? यार कुछ नहीं मिलता था. Very poor artists, you know, poor artists are going and creating such thing out of pure devotion. You know, there can be nothing more powerful than creating without selflessly. You know, creating completely selflessly out of sheer devotion for Devotion. you know, and that is the most powerful form of art. अरे Sistine Chapel. Exactly, I was about to say वो exactly वही बोल रहा हूँ. अब Sistine Chapel देखो, जो भी build किया है, जी ने, माइकल एंजेलो ने, वो devotion में से किया, और हम लोग उनको celebrate करते हैं. हमारे पंडल वालों को कुछ नहीं, हमारे जो लोगों ने क्या क्या बनाया है बहुत. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ. शायद ये भी अगेन एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. अप अनटिल वेरी रिसेंटली इस तरीके की जो देवी की मूर्तियाँ होती थी, और जब हम रामलीला वगैरह करते हैं तो उसमें जो डिफरेंट तरीके की जो मूर्तियाँ बनती थी, उनको बनाने वाले बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान आर्टिस्ट्स होते थे. और क्योंकि इन्होंने डिवोशन की बात की, इसलिए मेरे माइंड में वो चीज़ आई. बहुत बड़ी संख्या में उनको बनाने वाले मुस्लिम आर्टिस्ट होते थे. अगर आपने मुंशी प्रेमचंद की बुक्स पढ़ी होंगी, नॉवेल्स एक से एक ज़बरदस्त है उनकी, तो आपको पता चलेगा, या दूसरे सोर्सेज भी आप रेफ़र कर सकते हो. मैंने क्योंकि कुछ डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ा है, सोर्सेज से पढ़ा है, तो
एक बड़ी संख्या में वो मुसलमान आर्टिस्ट होते थे, हालांकि वो सेम फेथ भी फॉलो नहीं करते, फिर भी वो ज़्यादातर मूर्तियाँ बनाने में या इस तरीके के कामों में लगे हुए थे, जिससे एक चीज़ आपको पता चलती है कि जिस तरीके का एक्सट्रीम अपने रिलीजन के प्रति ही स्टिक रहने वाली जो माइंडसेट है, वो ज़्यादा पुराना नहीं है इंडिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा हाथ होगा जो पार्टीशन का पूरा इंसिडेंट हुआ उसका भी, और उसके बाद जो ऑयल मनी आया सऊदी में, और उसके बाद जो उन्होंने अपनी एक हार्ड इंटरप्रिटेशन को जो स्प्रेड किया दुनिया में, उसका एक बहुत बड़ा हाथ रहा होगा उसमें। लेकिन आई गेस इन सब से पहले आई गेस इंडिया में रिलीजन एक बहुत ही चीज़ होगी इम्पोर्टेंट लाइफ में, बट एक दूसरे रिलीजन के बंदे को अप्रिशिएट करने के रास्ते में नहीं आती होगी। लोग इतने ज़्यादा कट्टर नहीं होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उस टाइम के लिटरेचर को पढ़ के, या इन्फर करता हूँ उस टाइम के लिटरेचर को या डिफरेंट दूसरे टाइप के सोर्सेज को पढ़ के। creativity when we have built. So unfortunately we are celebrating our glass. Firstly, by the way, अभी हम इंडिया में सब जगह में ग्लास बिल्डिंग बनाते हैं. Everywhere we go and build buildings made out of glass. And instead of, but because you do realize in a country like India, which is as hot as India, you should not build buildings made out of glass. So people today, I live in Maharashtra and Mumbai, we have a lot of rain in our part of the country. ये बात मैं करता ही रहता हूँ। So the water goes down. अब लोग roof बनाना ही छोड़ दिया. लोग हम roof पे, it's concerned we have not only lost the practicality of what we need. लोगों ने अब बनाना शुरू कर दिया है टेरेस। जिस जगह से मैं आता हूँ बिहार से, वहाँ पे भी जो ट्रेडिशनल होम होते हैं वो वही होते हैं जिस तरीके के आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे, जो कि रेड कलर की मिट्टी से बने हुए कप, हाफ कप की शेप की छतें होती हैं जो कि स्लांटेड होती हैं, जैसे रूफ कह रहे हैं। और क्योंकि उस जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो बारिश का पानी निकल सके, अब लोगों ने बनानी शुरू कर दिया, क्योंकि अब और वहाँ भी कंक्रीट पहुँच गया है गाँव में। तो जो ओरिजिनल मटेरियल होता था, बांस फॉर एग्जांपल, बैम्बू, बिहार जैसे एरियाज़ में, नॉर्थ बिहार में जहाँ से मैं आता हूँ, उनका इस्तेमाल नहीं होता। अब इस्तेमाल होता है कंक्रीट का, ईंट पत्थर का, जो कि अगेन सस्टेनेबल नहीं है। इनफैक्ट पूरी उस एरिया को, उस ज़मीन को वो परमानेंटली डैमेज कर देगा अगर आप कंक्रीट का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि कंक्रीट कोई बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, और है भी तो एक बहुत लंबा टाइम लेगा मुकाबले उन नेचुरल चीज़ों के जिससे कि लोग घर बनाते थे। ये एक मेरी दुखती रग है। बट एनीवे, आई थिंक आज हमने काफ़ी कर लिया आज के लिए। आज यहाँ पे रुकते हैं और कल फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखने के लिए थैंक यू।